नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 9 मई को क्या होने जा रहा है, आज हम इसकी एक एक बात आपको बताने वाले हैं। पुतिन क्या कहने वाले हैं, पुतिन को लेकर सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है, 9 मई को पुतिन कौन से कमांडो अवतार में आएंगे सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को में रात के 10 बजे हैं। बहुत खामोशी है और फिर रेड स्क्वायर पर मिलिट्री बूट्स की धमक गूंजने लगी। सैनिकों का पहला दस्ता गुजरा, रूस की फौज का दूसरा दस्ता भी आया। इसके बाद बारी आई तीसरे दस्ते की। रूस के इन जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबॉस में तैनात है। और फिर आए रूस की स्पेशल फोर्स के जवान। पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड से पहले का जलवा है जो पुतिन ने अब रात में दिखाया है। यूक्रेन में युद्ध के बीच पूरी दुनिया उस तारीख का इंतजार कर रही है जब पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। 9 मई को सुबह 9 बजे मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दुनिया को बचाने या दुनिया को तबाह करने वाला फैसला होगा, ऐसा पुतिन के दुश्मन मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिन की बजाय रात में रिहर्सल करने का मतलब क्या है। 10 बजे रात के अंधेरे में परेड की रिहर्सल से पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर 9 मई को क्या होने वाला है? पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं? क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान ज़ेलेंस्की को होगा? क्या पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का ऐलान कर देंगे? या फिर कुछ ऐसा होगा बाइडेन को पछताना पड़ेगा? मॉस्को में चल क्या रहा है? मॉस्को में क्या फैसले लिए जा रहे हैं? मॉस्को के इस तेज रफ्तार वाले एक्शन से अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मॉस्को में पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें 9 मई से पहले उनके दुश्मनों को बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है। देखिए कि रेड स्क्वायर पर पुतिन ने रात वाली परेड में क्या क्या दिखाया। यह है T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसे रूस की फौज की नई बख्तरबंद सवारी कहा जा रहा है। ये BMP फाइटिंग व्हीकल का आधुनिक वर्जन है। और ये है T-72B3 टैंक, जो T-72 का ही आधुनिक वर्जन है। भारत के पास भी ऐसे करीब 2500 टैंक हैं। इसे भी रूस यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। 152 मिलीमीटर के इसके गोलों से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये है टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे रूस ने यूक्रेन के बहुत से ड्रोन मार गिराए हैं। छोटी दूरी के एयर टारगेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक हथियार है। और ये है रूस की टोपोल M मिसाइल। 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी मिसाइल को बार बार दिखाकर पुतिन ने नेटो के दिलो दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। विक्ट्री डे परेड में 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परेड कितनी विशाल होने वाली है। 9 मई को दिन में निकलने वाली इस परेड की रिहर्सल रात में की गई है। जगमग जगमग रेड स्क्वायर के बीचों बीच रूस के सबसे खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन बहुत खास होने जा रहा है। लेकिन 9 मई की तारीख को लेकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा टेंशन है ज़ेलेंस्की को।
ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के 2 और टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे। Вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу в якій всі ми згадуємо щороку у травні. Я пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу. दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन 9 मई को एक नए युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। When a leader rules by fear, and when he rigs his elections, and when he jails his critics, and he refuses to have a free media, and he listens just to sycophants, and when there's no limits on his power, that is when he makes catastrophic mistakes. तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन को यहां नहीं रोका तो उनका अगला टारगेट नेटो देश होंगे। यही वजह है कि जो बाइडेन अलबामा में उस मिसाइल की फैक्ट्री में पहुंचे जिसने पुतिन के टैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की जेवलिन इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है और बाइडेन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। Nice to meet you, Mr. President. I basically came to say thanks, but what are you going to show me here? So this is the missile assembly area, sir. So I just wanted to show just a little bit about what we do here. So we have the seeker, the warhead, and the rocket motor that these folks that you're looking at all assemble and put together. That's the missile assembly, what we call the missile assembly. That's a complete ready missile assembly, the Javelin missile. That's the same Javelin missile that's been overseas for 20 years, proven combat, over 5,000 fires. अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की भारी भरकम मदद की है और इसमें बड़ा हिस्सा जेवलिन की शक्ल में ही यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। जेवलिन अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे लैस होना किसी भी सेना का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस मिसाइल ने यूक्रेन में रशियन टैंक्स को तबाह किया है उसका कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलता। I've seen these suckers in the field. They're something else. Yes, sir. So we're at the missile load station where we integrate the missile into the launcher. But instead of me going through every step of the way, we kind of like to show you. Okay, I'd like to. Yeah. So it's fully integrated into the launcher. This plus a couple steps is our final assembly that we deliver to our warfighters. जेवलिन एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस ही नहीं किसी भी टैंक के लिए बचने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 7,000 जेवलिन मिसाइल सप्लाई की है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इनमें से 5,500 जेवलिन को फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन पहुंचाया गया। शुरू से इनके टारगेट पर रूस के टैंक रहे हैं। What's the total weight? 15 kilograms, 35 pounds. Yeah. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है उन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 या फिर T-90, ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और PMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर भागी। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। अमेरिका इसी कामयाबी को जारी रखना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन में अगर रूस का खून बहेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को ही होगा। First
First, I would say the way that President Putin defined winning a war that he started from the beginning was taking over Ukraine, enveloping Ukraine into Russia, taking away their territorial integrity and their sovereignty. Clearly, that has not been successful. You know, he expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. अब यूक्रेन में हुई जंग ने अमेरिका की मिसाइल जेवलिन की किस्मत भी बदल डाली है। अमेरिका को जल्द इस मिसाइल के दुनिया भर में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। यूक्रेन में जेवलिन का स्ट्राइकिंग रेट 90% से ज्यादा है। शुरुआती दिनों में ही जब यूक्रेन ने 300 जेवलिन फायर की तो इसने 280 रूसी टैंक या बाकी बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस नुकसान से ना घबराकर पुतिन ने अपनी परेड का जलवा बरकरार रखा है और रात में भी परेड निकालकर बता दिया है कि यूक्रेन के नए टारगेट अब अंधेरे में भी बहुत ताकत के साथ उड़ाए जाएंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने नाइट ऑपरेशंस के कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर केमो 52 की सॉर्टीज दिखाई गई हैं। ये लगातार डॉनबास के इलाकों में यूक्रेन की पोजीशन पर हमला कर रहे हैं। रात में इनके हमले ज्यादा होते हैं। रूस का दावा है कि ऐसे ही हमलों में यूक्रेन की 32 कमांड पोस्ट, 5 हथियार डिपो और यूक्रेन के तोपखाने की 51 पोजीशन पूरी तरह तबाह कर दी है। Оперативно-тактической армейской авиации воздушно-космических сил России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены 2 пункта управления вооруженных сил Украины, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также 2 пусковые установки и 1 транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса .У. इसका मतलब है कि पुतिन की फौज रात में हमले भी कर रही है और रात में परेड भी कर रही है। पुतिन सब कुछ रात में ही कर रहे हैं। ऐसे में 9 मई की सुबह वो क्या करने वाले हैं, ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। पुतिन 9 मई को 11,000 सैनिकों की सलामी लेंगे और यूक्रेन पर कुछ न कुछ तो जरूर कहेंगे। उनके एक एक शब्द को बहुत गौर से सुना जाएगा। पूरी दुनिया में इसके अलग अलग मतलब भी निकाले जाएंगे। 9 मई को लेकर बहुत ज्यादा दहशत है। पुतिन के दुश्मनों को तो ये भी वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 9 मई को परमाणु बम लॉन्च करने का भी ऑर्डर आ सकता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो चाहता है कि अब इजराइल भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे। लेकिन पक्की खबर तो ये आ रही है कि ब्रिटेन ने 2 नए हथियार यूक्रेन पहुंचाने का वादा कर दिया है, जबकि बोरिस जॉनसन जानते हैं कि पुतिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। नौ मई को लेकर सवाल बने हुए हैं। 9 मई को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। 9 मई को पुतिन जो कहेंगे वो इतिहास में बड़े बड़े फॉन्ट साइज में दर्ज हो जाएगा। दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले हथियारों के साथ जब पुतिन ललकारेंगे तो उनके टारगेट पर यूक्रेन कम, अमेरिका और नेटो ज्यादा होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि जब रूस की विक्ट्री डे परेड में भाषण पुतिन का होगा तो 3 लीडर्स के कान इन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। पुतिन को सुनना और समझना अब ज़ेलेंस्की की मजबूरी होगी। पुतिन को जो बाइडेन भी बहुत गौर से सुन रहे होंगे। पुतिन को बोरिस जॉनसन भी कान लगाकर सुनेंगे। पुतिन के खौफ का आलम यह है कि नेटो और अमेरिका चाहकर भी रूस को दबा नहीं पा रहे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाई जाए। बोरिस जॉनसन ने बताया है कि वो यूक्रेन को अपने 2 बहुत ही खास हथियार भी देने जा रहे हैं और इन हथियारों को आप देखेंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन की रणनीति क्या होने जा रही है।
ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। Can announce today from the UK government a new package of support totaling £300 million, including radars to pinpoint the artillery bombarding your cities, heavy lift drones to supply your forces, and thousands of night vision devices. ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी नहीं पता, लेकिन उनको हथियार बहुत आधुनिक मिल रहे हैं। देखा जाए तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना हो चुका हो, ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से वो पहले ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्कोवा डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी देने जा रहा है। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने बाकी हैं, जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेगी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW या NLAW, यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी जेवलिन की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3500 से ज्यादा NLAW मिसाइल सिस्टम मिले हैं। जर्मनी से यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2000 दिए हैं और स्वीडन 5000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इनमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी है और NLAW मिसाइल भी है। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो की इस मिसाइल को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर, NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की है। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की कामयाबी ऐसी है कि अमेरिका ने अपनी इस मिसाइल की मार्केटिंग तेज कर दी है। हालांकि अभी बहुत से हथियार हैं जो यूक्रेन की सेना को नेटो से मिलने वाले हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जेवलिन के अलावा अमेरिका ने अपनी स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल भी यूक्रेन को सप्लाई की है और उससे रूसी विमानों खासकर हेलीकॉप्टर्स को बड़ी तादाद में गिराया भी गया है। अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन फिनलैंड में भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसमें नेटो देश लात्विया और एस्टोनिया के सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि फिनलैंड, जो अभी नेटो में शामिल नहीं है, वो भी इस युद्धाभ्यास में बराबर हिस्सा ले रहा है। इस युद्धाभ्यास को दिखाकर अमेरिका और ब्रिटेन भी ये दिखाना चाहते हैं कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फिनलैंड भी जल्द नेटो का हिस्सा बन सकता है।
to learn from each other, and as every country does it slightly different. So it's nice to see how they would go through with some actions compared to how we do. It's definitely good for learning. अमेरिकी टैंक फिनलैंड का मोर्चा संभालेंगे तो इससे ये भी साबित होता है कि फिनलैंड की सुरक्षा किसी नेटो देश की तरह की जाएगी। जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन इस युद्धाभ्यास से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और इसे लेकर वो 9 मई को बड़ा मैसेज भी देंगे, जिसकी पूरी उम्मीद है 9 मई को पुतिन अपने बड़े-बड़े हथियारों से दुनिया को चौंकाएंगे, डराएंगे और मुमकिन है कुछ बड़ा कदम भी उठाएंगे, जिससे युद्ध शांत न होकर और भी भड़क सकता है। महायुद्ध का आज 72वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है और रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। तो आइए आपको बताते हैं, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई ऐसे इलाकों में देखिए जंग की जो स्थितियां हैं वो बरकरार की हैं, यानी तेज की। और पिछले कई दिनों से खार्किव हो, सबसे पहले खार्किव का हिस्सा देखिए, यहाँ पर जंग के हालात बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसके बाद आ जाता है इज्यूम का ये इलाका जहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। और फिर हम बात करते हैं मारिउपोल की, वो इलाका जहां पर बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी की तस्वीरें बीते दिनों में हमने देखी हैं। इसके अलावा जापोरिजिया, ये वो इलाका है, ये वो लाल घेरा आपको हम दिखा रहे हैं पूरा मैप का, वो हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आई है। इसके बाद जिक्र होना चाहिए ओडेसा का। ओडेसा वो इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा बमबाजी की गई है, मिसाइल से हमले किए गए हैं। तो आप ये समझिए कि इस वक्त की स्थितियां ये बताती हैं कि यूक्रेन में भीषण तबाही और बर्बादी का मंजर बरकरार है और 72 दिन हो चुके हैं। आने वाले और कितने दिनों तक यही हालात रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। इधर रूस और यूक्रेन जंग को लेकर ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नेटो के उकसाने पर, नेटो के भड़काने पर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला, जिसमें यूक्रेन के हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी और अब रूस जंग के बीच यूक्रेन में अपने नए हथियारों का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर कर रहा है, जिसके लिए नेटो जिम्मेदार है। क्या नेटो ने पुतिन को युद्ध के लिए भड़काया? क्या नेटो ने रूस और यूक्रेन की जंग कराई? क्या नेटो है यूक्रेन की बर्बादी का गुनहगार? क्या नेटो को इस जंग से फायदा होने वाला है? ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक इंटरव्यू में नेटो को रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पोप फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा है, नेटो ने रूस के दरवाजे पर जाकर इतना उकसाया कि पुतिन बुरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो गए और अब यूक्रेन उसका खामियाजा भुगत रहा है। पोप फ्रांसिस यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने नाम लिए बिना यूक्रेन की बर्बादी में पश्चिमी देशों का हाथ बताया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यूक्रेन में वो लोग थे जिन्होंने संघर्ष पैदा किया, लेकिन हमें युद्ध रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पोप फ्रांसिस ने नेटो पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? पोप फ्रांसिस के मुताबिक पूरा मामला हथियारों की खरीद फरोख्त का है, जिसमें यूक्रेन जैसा छोटा सा देश तो सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और वहां जान और माल का नुकसान हो रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद लगातार अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल रही है। ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया से भी बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी गई हैं। पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों से भी यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी जा रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से पुतिन अड़के हुए हैं और उनकी सेना यूक्रेन में नए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि पुतिन को अच्छी तरह से पता था कि इस जंग में टैंक की लड़ाई कितनी कारगर साबित नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। यूक्रेन में रूस के हजारों टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस के मुताबिक नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए जंग छेड़ी जाती है। रूस ने भी यूक्रेन का इस्तेमाल नए हथियारों के परीक्षण के तौर पर किया है। पोप फ्रांसिस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, तीसरा विश्व युद्ध कब लड़ा जाएगा ये अब कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि ये पहले से ही लड़ा जा रहा है, मगर टुकड़ों में। यूक्रेन भी उसी तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा है। लेकिन बात साफ है कि हर जंग के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मकसद छिपा होता है। पोप फ्रांसिस पुतिन से बातचीत के प्रयास में लगे हैं ताकि यूक्रेन जंग को टाला जा सके, लेकिन अभी तक पुतिन की तरफ से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया है। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन 22 अप्रैल को पोप फ्रांसिस की तरफ से ये मुलाकात रद्द कर दी गई थी। यूरोप में पोप का रोल कितना अहम है ये समझना जरूरी है। 16वीं शताब्दी से पहले पूरे यूरोप में पोप का शासन था, इसलिए धार्मिक कर्मों के अलावा पोप विवादों को शांति से सुलझाने के प्रयासों में लगे रहे हैं। पोप फ्रांसिस पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने की बात कह चुके हैं। सवाल है, क्या पुतिन पोप से मिलने का वक्त देंगे? क्या अमेरिका समेत नेटो देशों पर पोप की युद्ध विराम की अपील का असर होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूक्रेन में रूसी सेना के हमले जारी हैं, जिसमें बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,500 सैनिकों की मौत हुई है, और वहीं रूस की ओर से कहा जा रहा है कि 2610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं है, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह की है, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। और यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। और एक तरफ जहां यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान की बात की है, नुकसान का दावा किया है, वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया है। और रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में यूक्रेन के 149 फाइटर प्लेन्स और 112 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। जंग के बीच में रूस की सेना ने यूक्रेन के 729 ड्रोन और 2846 टैंक नेस्तनाबूद कर दिए हैं। उधर यूक्रेन की 288 मिसाइलें भी तबाह होने की जानकारी है, जबकि 327 रॉकेट लॉन्चर और 1000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह किए गए हैं। तो रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को शिकस्त देना चाहता है। इसके लिए रूस साम दाम दंड भेद की राजनीति भी कर चुका है, लेकिन अब रूस की नजर यूक्रेन के उस रक्षा कवच पर पड़ गई है जिसकी बदौलत अब तक जेलेंस्की की सेना रूस को जवाब देती आ रही है। खबर ये आ रही है इस बीच कि अब पुतिन के निशाने पर नेटो की वो सप्लाई चेन आ गई है जिसके जरिए यूक्रेन को शक्तिशाली हथियारों को भेजे जाने की तैयारी हो रही है। ज़ेलेंस्की की ताकत पर पुतिन का प्रहार। नेटो की सप्लाई चेन पर रूस की नजर। यूक्रेन की रक्षा कवच को ध्वस्त करने की तैयारी।
पुतिन की आखिरी सौगंध। भले ही यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस तबाही की कहानियां लिख चुका है, लेकिन जंग के मैदान में ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी है और इसी बात ने पुतिन का चैन छीन लिया है। यही बात है जो पुतिन को दिन रात खाए जा रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी पर यूक्रेन का पलटवार सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रहा है। यही वजह है कि पुतिन अब यूक्रेन के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिसकी बदौलत बार बार ज़ेलेंस्की की सेना रूस को अपने मिशन में कामयाब होने से रोक रही है। खबर है कि रूसी सेना ने अब नेटो के उस सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिस सप्लाई चेन के बूते यूक्रेन को इस जंग में बने रहने की ताकत मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर अब नेटो के वही ठिकाने हैं जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। पुतिन चाहते हैं कि सप्लाई चेन को ही काट दिया जाए, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पहले पिछले महीने रूस ने रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कीव के दौरे पर थे। यह हमला अमेरिकी दल के स्टेशनों का दौरा करने के ठीक बाद हुआ। उसके बाद इस घटना की जानकारी सामने आई कि रेलवे स्टेशनों को यूं ही नहीं बल्कि एक प्लान के तहत टारगेट किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने काला सागर में मौजूद सबमरीन से कलिब्र नाम की मिसाइल को दागा है, जिसका निशाना यूक्रेन में नेटो की सप्लाई चेन थी। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कई दिन पहले लोड किया गया था और जब सही मौका आया तो इसे टारगेट पर फायर कर दिया गया। यही नहीं, रूस ने तो ये तक बोल दिया है कि नेटो देश रूस के इस कदम को कड़ी चेतावनी समझे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पिछले हफ्ते भी रूस ऐसी ही एक मिसाइल दाग चुका है। जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें काला सागर के बीचों बीच एक सबमरीन से कलिब्र क्रूज मिसाइल आसमान में जाती दिखाई दी। रूस का कहना है कि इस खतरनाक मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन में नेटो देशों के अलग अलग अड्डे थे। इस मिसाइल को इसकी खूबियां खतरनाक बनाती हैं, क्योंकि इसमें सामान्य और परमाणु बम दोनों दागने की ताकत है। मतलब ये कि इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने नेटो देशों को फिर से बता दिया है कि वो उन्हें हल्के में न ले। रूस ने 2014 में इस मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ आखिरी बार इस्तेमाल किया था। उसने सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इन मिसाइलों को दागा था और रूस का दावा है कि एक बार फिर वो अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे रूस ने केवल समंदर में ही नहीं, यूक्रेन की जमीन पर भी नेटो देशों की नाक में दम कर दिया है और दावा किया कि 24 घंटे में उसने यूक्रेन के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर मिसाइलें गिराई। रूस का कहना है कि उसने उन्हीं जगहों पर धमाका किया जहां पर पश्चिमी देशों से हथियार भेजे जा रहे थे। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें रेलवे स्टेशन तबाह होते दिखाई दिए। रूस के रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि जैसे ही यूक्रेन में नेटो देशों की गाड़ियां नजर आईं, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन में रेल यातायात के प्रमुख ने भी इन हमलों की पुष्टि की है और बताया कि रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रूस ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन में पश्चिमी देशों के भेजे हथियारों के 4 ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, उसका कहना है कि उसने 4 ठिकानों समेत यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिन जगहों को बर्बाद किया गया उनमें तोपें भी रखी हुई थी। तो वहीं यूक्रेन के रेल यातायात अधिकारियों ने जानकारी दी कि रूस ने 6 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के रेल यातायात के प्रमुख ने बताया कि इन हमलों के चलते वहां 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और इसी वजह से
जंग से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पिछले 2 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसका निशाना वहां के रेलवे स्टेशन बने हैं, क्योंकि रूस का मकसद यूक्रेन को पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से मिल रही मदद को रोकना है। दरअसल यूक्रेन में रेल ट्रांसपोर्ट एक अहम जरिया है। यही नहीं, यहाँ का रेल रूट पड़ोसी देशों से भी जोड़ता है। यही वजह है कि पुतिन इस बात की सौगंध खा चुके हैं कि वो यूक्रेन और उसके मित्र देशों का रेल नेटवर्क तबाह कर देंगे। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 9 मई को होगा क्या। और इधर यूक्रेन में कई जगह रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना तो बना ही रही है। अब रूसी सेना ने आर्थिक ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने कीव के नजदीक होरेंका में जर्मनी की कंपनी के गोदाम को तबाह कर दिया है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां हालात का जायजा लिया। रूसी सेना द्वारा अब तक यूक्रेन में कैसे रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा था, उसकी तस्वीर अब तक आपको पहुंचाई। लेकिन आज होरेंका में आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रूसी सेना ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं होरेंका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। ये मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी की है। जर्मनी के रिश्ते न यूक्रेन से बिगड़े हैं, न जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हुए। बावजूद रूसी सेना ने इस बड़ी कंपनी को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कंपनी का काम दरअसल हम देखें तो पूरे जो यूरोपियन देशों से जो सामान आता है और यूक्रेन में यहाँ पर लाया जाता है, ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस है जर्मन कंपनी का, उसको यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लाई जाती है और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होती है। यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जानी है वो सारी चीज़ें इसी लॉजिस्टिक हाउस से यहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन इस जर्मनी की कंपनी को भी रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया था। आप देखिए, कोई भी एक कोना भी यहाँ इस कंपनी का बाकी नहीं रहा। लगातार यहाँ जो हमें जानकारी दी जा रही है, लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही थी। एक विमान जा रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार, यानी कि स्पेसिफिक जानकारी होगी इस कंपनी की और उसके बाद ही इसको निशाना बनाया गया। सवाल यहाँ ये भी है कि जर्मनी के रिश्ते इतने ख़राब नहीं हैं, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया गया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुँचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है, एक भी चीज़ बची नहीं है यहाँ पर। ये जो लोहे के बड़े गड़र हैं वो पिघल गए हैं। यहाँ वो स्थिति क्या हुई होगी, ये देखिए, पूरा का पूरा कंपनी एक कबाड़ में तब्दील हो चुका है यहाँ पर। और एयर स्ट्राइक की जा रही थी लगातार। यहाँ पर जो जानकार है आसपास का इलाका होरेंका का, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही कंपनी को यहाँ पर निशाना बनाया गया। लगातार स्ट्राइक की जाती रही, एक विमान गुजर रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे। तो ये स्ट्राइक के चलते इस पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इस पूरी कंपनी को, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो याद आ रही है वो सारी जो यूक्रेन में आती है इसी लॉजिस्टिक वेयर हाउस में आती है और उसके बाद से ही वो यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ से जाती है। तो इस कंपनी को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, कैमरामैन पंकज तोमर ने आपको तस्वीरें दिखाई। दोनों छोर में ये पूरा लंबा इसका जो फेज है वहाँ पर ये पूरी कंपनी का गोडाउन बना हुआ है और कैसे इस जर्मन कंपनी को चुन कर निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से इस कंपनी को यहाँ पर आप देखें पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होती हुई साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। पूरा माल सामान जितना था अंदर रखा था वो भी पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और बड़े यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, एयर स्ट्राइक में कितना पावरफुल होगा, जो मिसाइल दागी गई, जो बम गोले बरसाए गए, सारे के सारे बड़े के बड़े जितने मजबूत लोहे के गडर वो भी पूरे टूटे बिखरे यहाँ पर आपको साफ तौर पर देख रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर जर्मन की इस कंपनी के कैसे हाल किए ये आप देख रहे हैं। या इस इलाके में होरेंका और आसपास के इलाके में ये केवल एक बड़ी कंपनी जिसको चुन कर रूसी सेना ने निशाना बनाया था। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, होरेंका।
वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर हंगामा, मस्जिद परिसर पहुंची सर्वे टीम का विरोध, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया राजनीतिक हत्या, सीबीआई जांच की मांग के साथ बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान तेज, पंजाब पुलिस से छूटे बग्गा, पहुंच रहे हैं दिल्ली। गिरफ्तार करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों पर अपहरण का केस दर्ज, दिल्ली में बीजेपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन।